बीए पाठ प्रथम के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए आज भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे पर्वत और पर्वत के निर्माण के सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सबसे बड़े जो उच्चावच हैं हमारे पृथ्वी पर वे हैं भूप्लेटें। और सैलिसबरी ने जो पर्वत, पठार और मैदान को द्वितीय श्रेणी के उच्चावच माना है। धरातल पर 27% भागों पर पर्वत फैले हुए हैं, तो काफ़ी बड़ा इलाका पर्वत का है। वो कहा गया है कि 600 से 500, 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई हो तो उसे पहाड़ी कहते हैं, और 1500 मीटर से ज़्यादा अगर ऊंचा हो, शिखर संकुचित हो, और धरातल से 26 से लेके 35 डिग्री का कोण बने तो उसे पर्वत कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेस्ट, गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट मैकिनले, अकांकागुआ, किलिमंजारो, ये ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं विश्व की। अब इनका वर्गीकरण अगर करें तो अलग तरीके के पर्वत हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक तो है कैम्ब्रियन पूर्व के पर्वतीकरण जो हुआ था उसमें जो तैयार हुए थे, और फिर है कैलेडोनियन पर्वतीकरण। तो इसमें सिलुरियन, डिवोनियन ये युग हैं, इन युगों में पर्वत बने थे तो उसका नाम कैलेडोनियन रख दिया गया। तो जैसे यूरोप में देखें तो वागलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया, इन जगहों पर। भारत में अगर देखें तो अरावली पर्वतमाला, महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अफ्रीका में देखें तो सहाराई वलन, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो नारीगुंडा, और एशिया में बैकाल की जो झील है, इस प्रकार उसके आसपास के तो पर्वत इसी क्रम के हैं। और बहुत ज़्यादा अपर्दन हुआ है, पुराने हैं, क्योंकि ये दो घिस के बहुत छोटे छोटे भी रह गए हैं ये। तीसरा है हर्सिनियन पर्वतीकरण। ये हर्सिनियन समय का है, इसको कोयला युग का भी कहते हैं इसको। और जर्मनी में जैसे हॉर्ज पर्वत है तो उसके नाम पर इसको नाम रखा गया है। देखें तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, इस प्रकार के। अब एशिया में देखें तो अल्टाई, त्यानशान, खिंगन, गोबी, इस प्रकार के श्रेणियां हैं। चौथा है अल्पाइन पर्वतीकरण, और ये टर्शरी वाला भी है, टर्शरी कहते हैं। ये तो फिर नए प्रकार के पर्वत हो गए। इसमें नवीन मोड़दार पर्वत इसको कहते हैं। ये मेसोजोइक के युग से शुरू हो गया था और मायोसिन तक चलता रहा। इसमें देखें तो उत्तरी अमेरिका में तो रॉकीज़ है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ है, यूरोप में आल्प्स है, अफ्रीका में एटलस है, और एशिया में देखें तो हिमालय, और पामीर की गोद में बहुत सारे पर्वत निकलते हैं, वो भी इसी में आते हैं। अब देखते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार इसका वर्गीकरण करेंगे। तो दो तरह के इसमें मुख्य रूप से देखें तो वलित पर्वत हैं, और वलित में जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन और नवीन। तो अरावली भी वलित पर्वत है लेकिन बहुत प्राचीन है। एप्लेशियन, स्कैंडिनेवियन, स्कॉटलैंड, यूराल, ये बहुत प्राचीन वलित पर्वत है। और जो नवीन है उसमें आप जानते हैं हमारा हिमालय, फिर आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा हुई है। और इसके बाद दूसरे जो आते हैं वो अवरोधी या ब्लॉक पर्वत है। ये ब्लॉक प्रकार के हैं, तो इसमें एक हिस्सा धंसा हुआ होता है और एक उभरा हुआ होता है। उभरे हुए को का पर्वत बन जाता है, उसे होस्ट कहते हैं। और होस्ट का जो ऊपरी भाग है वो सपाट, किनारे खड़े और तीव्र होते हैं, इससे पर्वत बन जाते हैं। तीसरा है गुंबदाकार पर्वत, जैसे ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, इस तरीके के पर्वत। चौथा है संग्रहित प्रकार के पर्वत,
इसमें इक्वेडोर का कोटापैक्सी, चिली का एकांकागुआ, इटली में विसुवियस, जापान में फ्यूजियामा। तो ये ज़्यादातर तो देखिए ज्वालामुखी के लावा से बने होते हैं, आप नाम से समझ गए होंगे। पांचवा है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट में रेजिडुअल होते हैं, ये घर्षित होते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अनाच्छादन की जो शक्तियाँ हैं उनसे ये घिस जाते हैं। और इसमें देखिए विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, पारसनाथ, ये सारे इसी प्रकार के हैं। अब हम अपने जो मुख्य हमारा विषय उस पर आ जाते हैं, वर्गीकरण देखने के बाद कि पर्वत के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है कोबर का भूसन्नति पर्वत निर्माणक सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति पर्वत निर्माणक सिद्धांत। तो ये कोबर जर्मन विद्वान थे। ये 1923 में भूसन्नति द्वारा पर्वतों की इन्होंने उत्पत्ति बताई। उद्देश्य था इनका प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसन्नितियों के बीच में संबंध बताना। तो इनका जो मुख्य जो सिद्धांत है वो संकुचन की शक्ति पर आधारित है। इसमें अग्रदेशों में गति होने से संपीड़न बल हो जाता है और भूसन्नति का जो तलछट है वो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो कोबर ने वर्तमान में पर्वतों के स्थान पर भूसन्नति को बताया है और यही निर्माण स्थल बना। और ये भूसन्नति लंबे और संकरे जलयुक्त गर्त थे असल में, और इनका अवसादीकरण हो गया। और इसी प्रकार से कोबर ने भूसन्नति के जो किनारे पर जो दृढ़ भूखंड हैं वहाँ से अवसाद आता रहेगा, उन्होंने ऐसा बताया, और उसकी तली में वो एकत्र होता रहेगा। इस अवसादीकरण क्रिया से भूसन्नति की जो तली में बोझ बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। इससे धंसाव होगा, अवतलन होगा, और लंबे समय तक ये क्रिया अगर चलती रही तो भूसन्नति की गहराई और मोटाई बढ़ जाएगी और एक समय तलछट से भरने के कारण से संकुचन पैदा होगा और क्षैतिज संचलन होगा और भूसन्नति के दोनों ओर के जो अग्रभाग जो थे एक दूसरे की तरफ खिसक जाएंगे। इससे जो तलछट के जो मलबा है उस पर संपीड़नात्मक बल लगेगा और वलन पड़ जाएंगे। तो अब इसको कोबर ने रैंड केटन कहा है। दोनों किनारे पे जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उसको कोबर ने कहा है रैंड केटन, और ये मध्य भाग वलन से अप्रभावित रहता है। इसको कोबर ने मध्य पिंड कहा है। और जर्मन थे वे, तो उन्होंने जर्मन नाम इसको दिया था स्वाशिंजबर्ग। अब कोबर का जो सिद्धांत है उसकी विशेषता है कि ये मध्यपिंड को बताता है मेनली। तो टेथिस जो भूसन्नति है ये उत्तर में तो देखिए यूरोप और एशिया, और दक्षिण में रह गया अफ्रीका, और दक्कन का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भी। और दोनों के सरकने से अल्पाइन श्रृंखला का निर्माण हुआ। और अफ्रीका की तरफ उत्तर में सरके तो पिरेनीज बना, आल्प्स बना, कार्पोशियन बना, बाल्कन बना, काकेशस बना। और यूरोप जब दक्षिण की तरफ चला तो एटलस पर्वत बना, एपिनाइस बना, दिनाराइड्स पर्वत बना। और कार्पेशियन का जो दिनारिक के मध्य का जो अप्रभावित भाग है वो हंगरी का मैदान है असल में आज के समय में। इसी प्रकार हिमालय और कुनलुन के बीच में तिब्बत का पठार है। पिरेनीज और एटलस के बीच में भूमध्य सागर है। तारस और पोंटिक के बीच में अनातोलिया का पठार है। तो ये देखिए सारे उदाहरण मध्यपिंड को दर्शाने वाले हैं। अब कोबर के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। तो कोबर ने क्योंकि देखिए कहा कि भाई संकुचन से जो बल उत्पन्न होगा उससे बनेंगे, तो ये भी संभव नहीं लगता कि सिर्फ उस संकुचन के बल से पर्वत बन जाएं। अब कोबर ने कहा है कि दोनों अग्रदेश गतिशील हैं, जबकि स्वेस ने कहा है कि एक गतिशील है दूसरा अस्थिर है।
इसी तरह कोबर का जो सिद्धांत है वो आल्प्स और हिमालय की उत्पत्ति तो बता देता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण में जो विस्तृत है रॉकीज और एंडीज वो कैसे बने ये नहीं बता पाता। दूसरा सिद्धांत है जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। ताप से जो संकुचन होता है उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ताप अगर घटता जाता है, पृथ्वी ठंडी होती है तो शोषक उड़ती है, और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि कई परतें इसमें बन गई हैं, और ठंडा होने की जो गहराई है धरातल में 700 किलोमीटर की गहराई तक इसमें ठंडक की परतें बनी हुई हैं। लेकिन अब नीचे तो क्योंकि अधिक ताप मिलेगा तो तापीय ह्रास से ही अप्रभावित रहेंगी। ऊपरी जो परत है वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और सिकुड़ करके ठोस हो जाएगी, लेकिन निचली परत है वो ज़्यादा बड़ी रह जाएगी। पृथ्वी के केंद्र भाग में शीतल होने की प्रक्रिया होती नहीं, तो इसके कारण से वो बाधा बनेगा, और धीरे धीरे ये ऊपरी जो परत है वो निचली परत पर ध्वस्त हो जाती है, टूट जाती है, और इस परत में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये झुर्रियाँ ही असल में पर्वत हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इससे पर्वत इस तरह बनते हैं। जेफरीज ने 5 बार पर्वतीकरण बताया है। अब आलोचना देखें इसकी, तो भाई देखिए, संकुचन के आधार पर भूपटल पर इतने बड़े बड़े पहाड़ बन नहीं सकते। दूसरा है कि पृथ्वी पर संकेंद्रीय परतों के रूप में ठंडे होकर सिकुड़ना, ये कल्पना की बात लगती है भाई। और धरती के चारों तरफ संकुचन होने के कारण महाद्वीप और महासागरों का वितरण एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और पहले बात हो चुकी है कि ये सिद्धांत उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ और दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताता नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं करता। धरातल के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ लगातार विखंडित होते हैं और ताप पैदा होता रहता है। अब ताप में कमी और संकुचन की संभावना कैसे हो जाएगी यहाँ पर, ये भी एक सवाल है। और ये भी संभव नहीं लगता कि 20 करोड़ सालों में पृथ्वी इतनी ठंडी नहीं हुई, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई कि अल्पाइन, हिमालय, रॉकीज, एंडी जितने सारे पर्वत बन जाएंगे। तो ये सिद्धांत है जेफरीज का तापीय संकुचन का सिद्धांत कहते हैं इसको। तीसरा सिद्धांत है डेली का, वो है महाद्वीपीय फिसलन। डेली ने 1926 में अपनी ये किताब लिखी थी, और मोबाइल अर्थ। इसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर सिद्धांत बनाया था और कहा कि धरती के ऊपर एक पपड़ी बन गई थी, और इसको आद्य पपड़ी कहा है, जो कि ये ग्रेनाइट से बनी हुई है, और जो भूमध्य रेखा और ध्रुवों के पास कठोर स्थलखंड थे उससे ध्रुवीय और गुंबद कहलाए बाद में। इन स्थलीय गुंबदों के बीच में जलीय भाग थे। तो इस प्रकार से उन्होंने, और जलीय भाग जो था वो भूसन्नति के ऊपर था। ये जो स्थलीय गुंबद थे इनका अपर्दन हो गया, और जो मलबा था भूसन्नति के ऊपर जमा होने लग गया, और इस भार के कारण दबाव बढ़ा। इससे सागर की तली धंसने लग गई। इसके कारण गुंबदों की ओर पार्श्विक दबाव बन गया, और ये स्थलीय भाग जो है चौड़े गुंबद में परिवर्तित हो गए। तो गुरुत्व बल, सागरीय जल, तलछट के भार के कारण जैसे सागर तली पर दबाव बढ़ता चला गया, वैसे वैसे गुंबद के आकार में फैलाव होता चला गया। तो इस प्रक्रिया के लगातार चलने के कारण गुंबदों के बीच का जो हिस्सा था उसके किनारे वाले भाग में बढ़ोतरी हुई, यानी विकास हुआ, और तली में मलबे के बढ़ने के कारण से तली की पपड़ी टूट गई और गुंबद का आधार हट गया। तो गुंबद का जो मलबा है वो बड़ी मात्रा में भूसरित में गिरने लगता है, और जो मलबा तेजी से संपीड़ित हो जाता है और वलित पर्वत में बदल जाता है। तो इस तरह से
डेली ने अपने 1926 में जो किताब लिखी और मोबाइल अर्थ में इस तरह से ये सिद्धांत बताया है। और इस तरह से महाद्वीपीय भागों में जितनी अधिक फिसलन होगी, भूसन्नति का मलबा भी संपीड़न उतनी ही अधिक तेजी से होगा और ऊंचे पर्वत का निर्माण होगा। वो बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने बता दिया कि ऊंचे ऊंचे पर्वत किस तरीके से बनते हैं। अब भूसन्नति की तली का जो टूटा भाग है वो अधस्तर में डूब जाता है और अधिक तापमान के कारण पिघल जाता है, तो आयतन में होती है बढ़ोतरी और पर्वतों में फिर से उत्थान हो जाता है। डेली का जो सिद्धांत है वो आल्प्स हिमालय का निर्माण तो बता देता है, रॉकीज एंडीज का निर्माण महाद्वीपीय भाग के प्रशांत महासागर की ओर फिसलने से हुआ ये भी बता देता है। और इसकी अगर आलोचना देखें तो डेली ने कहा कि पृथ्वी की संरचना का जो विवरण दिया वो सही नहीं लगता, क्योंकि जो ऊपरी अधस्तर है वो ज़्यादा सघन नहीं है। फिर डेली ने हर सागरीय हिस्से को भूसन्नति मान लिया। वास्तव में तो उथली लंबे संकरे जलीय भाग की बनी होती है। और तीसरी जो आलोचना है वो है कि डेली ने पर्वत निर्माण प्रक्रिया का जो विवरण दिया वो भी ठीक नहीं लगता। फिर डेली का जो सिद्धांत है वो काल्पनिक तथ्यों पर ही आधारित माना जाता है। इसके पक्ष में वैज्ञानिक प्रमाण तो उन्होंने कोई नहीं दिए। तो इस तरह से ये सिद्धांत, 3 तरीके के सिद्धांत हमने जाने। चौथा महत्वपूर्ण एक जो सिद्धांत है वो है होम्स का संवहन धारा सिद्धांत। होम्स ने तो 1928-29 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था कि भूपटल की आकृतियों की जो उत्पत्ति है वो कैसे होगी। संवहन की प्रक्रिया से उन्होंने बताया कि कणों के संचालन से ताप एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और संवहन धाराओं की उत्पत्ति रेडियो एक्टिव के तत्वों पर निर्भर है। ये सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन और पर्वत निर्माण की संकल्पनाओं में सामंजस्य भी बनाता है। होम्स ने 3 पृथ्वी की संरचना में परतें बताई। तो ऊपरी जो परत है 10 से 12 किलोमीटर मोटी है, बीच की जो परत है वो 20 से 25 किलोमीटर गहरी है, एम्फीबोलाइट चट्टानों से बनी है, और जो निचली परत है वो एक्लोजाइट चट्टानों से बनी हुई है। अब ज़्यादा गहराई में ताप का विकिरण होता है क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व वहाँ पर हैं, रेडियम है, थोरियम, बेरिल, यूरेनियम, लेकिन ताप यहाँ पर रहता है और यहाँ से संवहन की धाराएं संचालित हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई भूमध्य रेखा पर क्रस्ट की मोटाई ध्रुवीय प्रदेशों से ज़्यादा है, इसलिए भूमध्य रेखीय प्रदेशों में रेडियो एक्टिव तत्वों की ज़्यादा अधिकता होगी और ताप भी वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्रवणता भी वहाँ उसकी ज़्यादा है और ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा ऐसा पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा के नीचे जो ऊपर उठने वाली संवहन धाराएं हैं वो ध्रुवों पर नीचे गिरने वाली संवहन धाराओं से मिल जाती हैं। ये प्रासंगिक है कि इस प्रकार से ऐसा होता है। एक समान गहराई पर समुद्र की तली की तुलना में महाद्वीपों के नीचे अधिक तापमान रहता है और महाद्वीपों के नीचे अधस्तर से उठने वाली संवहन धाराएं ज़्यादा तीव्र होती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो ये पिघले पदार्थ जो है ऊपर उठती हुई जो ये सागर की ओर ये बहा करके इसको ले जाती है। तो इस प्रकार से इसके केंद्र भी समय के साथ साथ बदलते भी रहते हैं। होम्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि संवहन धाराएं अधस्तर से क्रस्ट की ओर चलती हैं और ये महाद्वीपीय भागों में ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं
होम्स के अनुसार ग्लोब पर संवहन धाराओं का एक चक्र है और इसकी 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। पहली अवस्था है ये भूसन्नति निर्माण की अवस्था, दूसरी है पर्वत निर्माण की अवस्था और तीसरी है पर्वत के विकास की अवस्था। पहली अवस्था में उन्होंने कहा कि ये सबसे लंबी अवस्था है, तो 2 केंद्रों से आने वाली धाराएं आपस में मिल जाती हैं, महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे भूसन्नति बनाती हैं। इसमें फिर वही बात, मलबा जमने लगता है चारों तरफ से आकर के और ये तली धंसने लग जाती है। दूसरी अवस्था में संवहनीय तरंगों की गति तेज हो जाती है और इससे गिरते हुए स्तंभ में शीतल पदार्थों का अवतन होता है और उठते स्तंभों में जो तप्त पदार्थ है वो प्रवाहित होते हैं। और तीसरी अवस्था में देखें तो ये जो एक्लोजाइट चट्टानें बताई हैं, दबाव के कारण भूगर्भ में धंस जाती हैं और ज़्यादा गर्मी के कारण पिघलती और फैलती हैं। इससे पर्वत भी ऊपर उठने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रयास किया होम्स ने पर्वत निर्माण के बारे में बताने के लिए।